ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक सेठ जी होते हैं जो कि एक ज़मीन खरीदते हैं। तो उस ज़मीन की वो प्लॉटिंग कराते हैं, तो चारों तरफ से प्लॉटिंग कराने के लिए वो उस ज़मीन की चारों तरफ से घेराबंदी कराते हैं। मजदूर अपनी मजदूरी कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उस काम को बंद कर देती है और जो मजदूरों का ठेकेदार था उससे बोलती है कि तुम ये काम बंद कर दो, अगर तुम ये काम बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। दोस्तों, ठेकेदार इसके बाद में काम को बंद कर देता है और तुरंत ही अपने सेठ को फ़ोन करता है। सेठ वहाँ आता है, पुलिस से बातचीत करता है, पुलिस से पूछता है कि आखिर आप ये काम क्यों बंद करवा रहे हैं? मैंने ये ज़मीन खरीदी है, मेरे पास में इसके कागजात हैं, आप ये काम बंद क्यों करा रहे हैं? तो पुलिस बोलती है कि आपको जो कागजात दिए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं, वो नकली कागजात हैं। आप जो यहाँ से बाउंड्री करा रहे हैं, ये बाउंड्री इधर से नहीं बल्कि और अंदर से होगी। दोस्तों, पुलिस वालों का कहना था कि आप दूसरे की जगह में बाउंड्री करा रहे हैं। अब बोलता है सेठ कि अगर मेरे पास में कागजात नकली हैं तो आप फिर मुझसे ये बोलिए ना कि मेरी ये जगह ही नहीं है, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आप इस दीवार को यहाँ से लगाइए? दोस्तों, सेठ की बात सुनने के बाद में पुलिस हक्की बक्की रह जाती है। फिर इसके बाद में सेठ बोलता है कि मुझे पता है कि आप मेरा काम क्यों बंद करवा रहे हैं। पहले आप मुझे उस शख्स से मिलवाइए जिसने शिकायत की है, जिसने एफआईआर लिखाई है। दोस्तों, इसके बाद में पुलिस उस शिकायतकर्ता को बुलाती है। शिकायतकर्ता से फिर सेठ जी बात करते हैं। शिकायतकर्ता से सेठ जी कहते हैं कि देखिए, हमारा आपस का मामला है, हम आपस में इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, इसमें पुलिस को लाने की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अधिकांश जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी खून खराबे हुए हैं, वो अधिकांश इन्हीं बीच की लड़ाइयों से हुए हैं। इन्हीं बीच की खेती कि इधर साइड में कूद जाना, इधर साइड में कूद जाना, मेढ़ को काट लेना, इसी केस के सिलसिले बहुत ही ज़्यादा गूंजते हैं उत्तर प्रदेश में और इन्हीं केस के सिलसिलों में अधिकतर लड़ाइयाँ होती हैं। तो सेठ जी जानते थे कि अगर कुछ ज़्यादा होगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो वो उस शख्स से बोलते हैं कि हम आपस में इस मामले को सुलझा लेते हैं। तो वो दोस्तों शख्स जो था वो राजी हो जाता है। अब सेठ जी और वो शख्स दोनों मिलकर के पटवारी के पास जाते हैं और पटवारी को बुला कर के लेके आते हैं। पटवारी वहाँ पर आते हैं। दोस्तों, वो पटवारी एक महिला होती हैं। अब वो वहाँ आती हैं और आने के बाद में जगह की नाप तोल करती हैं, वहाँ के कागजात अपने साइड से अपने ऑफिस से निकालती हैं और फिर प्रोवाइड कराती हैं। उन्हें बताती हैं कि ये जगह यहाँ तक है, ये इनके नाम पर है, ये जगह यहाँ तक है, इसमें कोई भी झगड़े का कोई चीज़ नहीं है। आपने जो जगह खरीदी थी वो यहीं तक है और आप अपनी सही जगह पर बाउंड्री करा रहे हैं। दोस्तों, पटवारी उन दोनों को समझा देता है। अब वो व्यक्ति भी समझ जाता है। अब जो सेठ जी था वो ठेकेदार को ऑर्डर देता है कि आप मजदूरों को लगाइए और यहाँ से बाउंड्री लगवाइए। दोस्तों, ठेकेदार मजदूरों को बुलाता है और मजदूर जैसे ही पेड़ की छाँव के नीचे से जब वो बाउंड्री को करने के लिए आते हैं, दीवार बनाने के लिए आते हैं, तो उसमें एक मजदूर होता है जो कि ईंटों को इधर उधर, मसाले को इधर उधर दे रहा था। जब उसकी नज़र उस महिला पटवारी पर पड़ती है तो उससे देखने के बाद वो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसके हाथ में फावड़ा लगा हुआ था। वो वहीं की वहीं खड़ा हुआ उस महिला पटवारी को देखता है। अचानक से ही महिला पटवारी की नज़र भी उस मजदूर पर पड़ जाती है। जब मजदूर पर नज़र पड़ती है तो वो वहाँ से उस मजदूर के पास आती हैं और आने के बाद उन्हें दो घड़ी निहारती हैं और उनके पैरों को छू लेती हैं। पैरों को छू लेने के बाद अपने माथे से लगा लेती हैं। दोस्तों, ये नज़ारा देखने के बाद जहाँ वहाँ जितने भी और मजदूर थे, जितने पुलिस वाले थे, जो शेर था और जो शख्स था, वो ये देखने के बाद में दंग रह जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर एक महिला पटवारी एक गरीब मजदूर के पैर क्यों छू रही है। दोस्तों, इसके बाद में वो
कुछ देर तक बातचीत करते हैं, उनकी बातचीतों को बड़े ध्यान से सुनते हैं सभी लोग। और फिर बातचीत करने के बाद में जो पटवारी साहिबा थीं वो अपनी कार में उस मजदूर को बिठाने के लिए कहती हैं। तो जो ठेकेदार था वो रोकता है कि आप इसने कहाँ लेके जा रही हैं, ये अभी यहाँ काम करेंगे। तो मैडम साहिबा, पटवारी साहिबा बोलती हैं उस ठेकेदार से कि अब ये यहाँ काम नहीं करेंगे, आप कोई और मजदूर ढूंढ लीजिए। दोस्तों, पटवारी साहिबा उस मजदूर को अपनी गाड़ी में बिठाती हैं और उसे वहाँ से लेकर के चली जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम। इस कहानी में, इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही प्रेरणादायक है, दिल को छू लेने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। आप इस कहानी को शुरू से एंड तक सुनिएगा, आप भी कहेंगे कि क्या कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, जब महिला पटवारी ने उस शख्स को देखा तो उस शख्स को देखने के बाद वो वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, उसके पास में जाती हैं और उसके पैरों को छूती हैं और अपने माथे से लगा लेती हैं। दोस्तों, वो शख्स भी जब महिला पटवारी को देखता है तो अपनी आंखों को चुराने की कोशिश करता है और उसकी भी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। महिला पटवारी उनसे कहती हैं कि आप यहाँ एक मजदूर के भेष में। तो जो मजदूर था बोलता है कि हाँ मैडम साहबा, मैं यहाँ एक मजदूर हूँ और आज आपको एक पटवारी की ड्रेस में देख करके, पटवारी के रूप में देख करके बहुत ही खुशी होती है। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। दोस्तों, इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा जाती हैं पटवारी साहिबा, बोलती हैं कि आपका सीना क्यों गर्व से चौड़ा हो गया है, आपने तो हमको बहुत पहले ही ठुकरा दिया था। अब ये बात सुनने के बाद में उस मजदूर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ये मजदूर कोई और नहीं था बल्कि इन पटवारी साहिबा का तलाकशुदा पति था, जिनसे 3 साल पहले बिछड़ गया था। जब 3 साल बाद पटवारी साहिबा यानी कि अपनी पत्नी को देखा तो इसकी आंखें झलक आती हैं। अब ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं अपने पुराने दिनों के बारे में। दोस्तों, इस पटवारी साहिबा का नाम ममता होता है और इसके तलाकशुदा पति का नाम रोहित होता है। रोहित और ममता दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की शादी जो हुई थी वो अरेंज मैरिज हुई थी, दोनों के माता पिता की मर्जी से हुई थी। अब दोनों की शादी होने के बाद में दोनों में प्यार बढ़ता गया, प्यार इतना गहरा होता गया कि इनके प्यार में कभी भी दरार आने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब सुबह होती है तो सुबह होने से पहले अंधेरा बहुत अधिक छा जाता है। ऐसा ही होता है इन दोनों की लाइफ में भी, इन दोनों की जिंदगी में भी। ममता जो थी वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसका बच्चों को पढ़ाने के लिए मन करता रहता था। वो मैथ में होशियार थी, तो वो अब एक दिन अपने पति से कहती है कि मैं हाई स्कूल तक के बच्चों को मैथ पढ़ाना चाहती हूँ, मेरा घर में मन नहीं लगता है, मैं बोर हो जाती हूँ। जब आप दिन में काम करने के लिए खेतों में चले जाते हैं तो मैं घर में अकेली पड़ जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। तो रोहित ममता से कह देता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तो तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो, बच्चों को पढ़ाओ। तो ममता कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा मन भी लग जाया करेगा, बच्चों के जरिए जो पैसे आया करेंगे मेरे पढ़ाई के जरिए, 4 पैसे भी कम जाया करेंगे, घर के काम काज में आएंगे। तो दोस्तों, रोहित ममता से कह देता है कि ठीक है, तुम अपना बच्चों को पढ़ाओ। दोस्तों, अब ऐसे ही समय गुजरता चलता है। ममता हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। अब हाई स्कूल में जो बच्चों की लगभग एवरेज एज होती है वो लगभग 15, 16, 17 वर्ष होती है। अब 17 वर्ष का लड़का हष्ट-पुष्ट होता है। तो जब ममता बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर जाती तो माता पिता कह देते हैं ममता के सास ससुर ममता से कि तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर मत जाया करो, बच्चों को यहीं पर बुला करके लाया करो, यहीं पर बच्चे पढ़ लिया करेंगे,
रोज रोज किसी किसी के घर पर जाना अच्छा नहीं रहता है। दोस्तों, ममता अपने सास ससुर की बातों को मान लेती है, कहती है कि ठीक है माताजी पिताजी आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो ममता अपने सभी ट्यूशन वाले बच्चों से कह देती है कि बच्चों, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ पाऊंगी, कुछ प्रॉब्लम है, तुम मेरे घर पर ही आ जाना। तो बच्चे जो थे वो पढ़ना चाहते थे। ममता बच्चों को अच्छे से प्यार से एकदम समझा समझा कर पढ़ाती थी। बच्चों का ममता के प्रति प्यार था, तो ममता के घर पर ही बच्चे पढ़ने के लिए आ जाने लगते हैं। अब दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरता है। लगभग 4 से 5 महीने का समय गुजर जाता है। जब 4 से 5 महीने का समय गुजरता है तो ममता का उन बच्चों के प्रति, पढ़ाई के प्रति अधिक प्रेम जागृत हो जाता है। ममता अब अपने पति को कम समय देना शुरू कर देती है, क्योंकि दोस्तों दिन के 8 घंटे में से लगभग 7 घंटे ममता बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ाने में गुजार दिया करती थी। जब समय नहीं देती है तो रोहित को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोहित ही ममता से बेहद प्यार करता था। वो जानता था कि ममता का बच्चों के प्रति प्रेम है तो कोई बात नहीं है, वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन दोस्तों, जो ममता के सास ससुर थे उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि दिन भर बच्चे घर में ही रहते थे, घर में ही ममता पढ़ाया करती थी। तो ममता के सास ससुर को बहुत ही अधिक बुरा लगता है। तो वो ममता से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दो, तुम अपनी इस पढ़ाई के कार्यक्रम को बंद कर दो, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ममता सास ससुर से कहती है कि आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या करूं, लेकिन मेरा तो इंटरेस्ट है इन बच्चों में, मैं तो पढ़ाऊंगी। तो ममता जब अपने सास ससुर की बातों को नहीं मानती तो सास ससुर नाराज हो जाते हैं। फिर अपने बेटे रोहित को बुलाते हैं। रोहित से कहते हैं कि तेरी पत्नी जो है हमारे सामने अपनी जुबान चला रही है, हमें बुरा भला बोल रही है, हमने कितना समझाया है लेकिन ये हमसे उल्टा ही बोल रही है, हमसे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद में मुंह फटा का फटा रह जाता है ममता का, और अपने पति रोहित से कहती है कि आपके माता पिता सरासर झूठ बोल रहे हैं, मेरे ऊपर बेमतलब में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ये मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाना बंद कर दूं, घर में ही पढ़ी रहूं, और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पढ़ाई के बीच में, मेरे बच्चों के बीच में कोई आए। मैं अपनी पढ़ाई को, बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं करूँगी। अब रोहित जो था वो अपने माता पिता को समझाने लगता है कि माता पिताजी क्या हुआ, पढ़ा रही है तो पढ़ाने दो। लेकिन दोस्तों, माता पिता हट करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, कहते हैं कि या तो इस घर में ये रहेगी या फिर इस घर में मैं रहूंगी। दोस्तों, अब पत्नी, सास ससुर, पति, इन सब के बीच में मनमुटाव हो जाता है, इन सब के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पत्नी अपने पति को समझाती है कि या तो मुझे इस घर में रखो या फिर माता पिता को रखो। तो जो रोहित था वो ममता को समझाता है कि तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि अगर मैं माता पिता को घर से बाहर निकाल दूंगा तो वो जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, और अभी तक तो जो जमीन जायदाद है वो उन्हीं के नाम पर है, वो ही मुझे इस घर से बेदखल कर देंगे, तुम समझने की कोशिश करो। दोस्तों, ममता कहाँ मानने वाली थी, वो रोहित से कह देती है कि देखिए, मैं भी आपके माता पिता से प्यार करती हूँ, मैं भी अपने माता पिता को चाहती हूँ, लेकिन अगर माता पिता मेरे सपनों के बीच में आएंगे तो मुझे सपने अधिक प्यारे हैं अपनों से ज़्यादा, क्योंकि सपने ही अपने होते हैं, लेकिन अपने कभी सपने नहीं होते हैं। मैं सपनों को अधिक महत्व देती हूँ। या तो आप मुझे अपने इस घर में रखिए या फिर अपने माता पिता के साथ ही रखिए, आपको क्या डिसीजन लेना है आप सोच लीजिए। दोस्तों, रोहित एक समझदार व्यक्ति था और वो जानता था कि पत्नी का गुस्सा 4 दिन का है, माता पिता का भी गुस्सा 8 दिन का है। माता पिता जब मान जाएंगे तो मैं अपनी पत्नी को बुला लाऊंगा। तो वो अपनी पत्नी से कह देता है कि ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ, जब माता पिता मुझे आज्ञा दे देंगे तो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ जाऊंगा। ममता भी
अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, वो उसकी बातों को समझती है और वहाँ से अपने ससुराल में, अपने मायके में चली आती है। दोस्तों, मायके में रहते रहते लगभग 4 से 5 महीने गुजर जाते हैं। 4 से 5 महीने गुजरने के बाद में भी जो रोहित था वो ससुराल में नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसके माता पिता ने उससे साफ इनकार कर दिया था कि तुम अपनी पत्नी को लेकर के नहीं आओगे इस घर में। फ़ोन पर तुम दोनों में बातचीत होती रहती, लेकिन दोस्तों अब जो माता पिता थे वो तलाक के, डिवोर्स के पेपर्स बनवा लेते हैं, रोहित से साइन करवाते हैं और उन पेपर्स को अपने बेटे की ससुराल में भिजवा देते हैं। जब बेटे की ससुराल में वो डिवोर्स पेपर्स जाते हैं तो उन डिवोर्स पेपर्स के पहुंचने के बाद में ममता को बहुत अधिक बुरा लगता है। उसे इतना बुरा लगता है कि वो अपने पति से घृणा करने की सोचने लगती है और उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। दोस्तों, डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद में जो फ़ोन नंबर था उसे भी वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है और रोहित से बात करना बंद कर देती है। इसके बाद में इन दोनों का जब डिवोर्स हो जाता है तो डिवोर्स होने के बाद में जो रोहित था वो बहुत ही अधिक टूट जाता है अंदर से, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। अब वो शराब पीने लगता है और शराब इतनी अधिक मात्रा में पीने लगता है कि अपने आप को पहचानना ही बंद कर देता है कि वो एक आम इंसान है और वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था। रोहित और ममता के तलाक को हुए केवल 6 महीने ही गुजरते हैं कि 6 महीने गुजरने के बाद में रोहित के साथ में एक हादसा हो जाता है। दोस्तों, इसके माता पिता 6 महीने के बाद ही दोनों एक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। माता पिता के गुजरने के बाद में रोहित और अधिक गम में डूब जाता है और अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने लगता है। दोस्तों, शराब तो ये पीता ही था, शराब के साथ साथ में इसमें जुआ सट्टे की बुरी आदतें भी आ जाती हैं। अब ये जुआ सट्टे के चक्कर में अपने सारी ज़मीन जायदाद को गिरवी रख देता है और धीरे धीरे गिरवी रखी हुई ज़मीन जायदाद को छुड़ा नहीं पाता है और वो चली जाती है। अब ये इतना शराब का सेवन करने लगता है कि ये भूल जाता है कि ये एक अच्छा लड़का था और ये अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब शराब किसी व्यक्ति पर हावी होती है, जब नशा किसी व्यक्ति पर हावी होता है तो वो नशा उसे बर्बाद कर देता है, उसके वजूद को, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। और ऐसा ही होता है रोहित के साथ में भी। लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है और इस 1 साल के गुजरने के बाद में इस 1 साल के अंदर में जो ममता होती है वो अपनी पढ़ाई को करती है, अपनी तैयारी को करती है और पढ़ लिख कर के अपनी तैयारी के बलबूते पर एक पटवारी बन जाती है। और दोस्तों, 2 वर्ष का समय गुजर जाता है। 2 वर्ष के समय गुजरने के बाद में जो रोहित होता है ये अपनी सारी ज़मीन जायदाद को गिरवी रख चुका था। इसके पास में खाने पीने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था, तो अब इसे मजदूरी करनी पड़ती है। ये अपने उस शहर को भी छोड़ देता है, उस गांव को भी छोड़ देता है और बाहर जाकर के मजदूरी करने लगता है। दोस्तों, ममता का भी उसी शहर के अंदर में तबादला हो जाता है, वो एक पटवारी के रूप में। अब ये जो रोहित था ये एक सेठ की, जो सेठ ने जगह ली थी उसकी बाउंड्री, उसकी चारों ओर से घेराबंदी के लिए मजदूरी करने के लिए पहुंचता है एक ठेकेदार के जरिए और वहां पर मजदूरी करने लगता है। वो जो जमीन थी वो विवादित जमीन थी, तो उस पर वो मजदूरी कर रहा था, तो वहां पर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में काम को रुकवा देती है। फिर बाद में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद में पटवारी साहिबा को बुलाया जाता है। दोस्तों, पटवारी साहिबा कोई और नहीं बल्कि ये ममता ही होती है। ममता उस केस को सुलझाती है, उन सब में समझौते करा देती है और चलने ही वाली होती है। तभी जो रोहित होता है ये ममता को देख लेता है। ममता को देखने के बाद इसकी आंखें भर आ जाती हैं। ममता की भी नज़र इस पर पड़ती है, तो ममता भी इसे देखने के बाद रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत ही अपने पत्नी धर्म को समझती है और अपने उस तलाकशुदा पति के पैरों को छूती है, अपने माथों से लगाती है और उससे आशीर्वाद लेती है। तो ये नज़ारा देखने के बाद में जो वहाँ पर काम करने वाले और मजदूर थे, जो सेठ था, वो हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों, ममता रोहित से पूछती है कि आप यहाँ मजदूर
तो कहता है कि हाँ मैं यहाँ मजदूर। तो ममता पूछती है कि आपके पास तो बहुत सारा पैसा था, कहाँ गया वो पैसा, आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई है। तो फिर रोहित ममता को सब कुछ बताता है अपने बारे में कि उसने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर आकर के सब कुछ खत्म कर दिया है। तो उसकी सारी कहानी को सुनने के बाद में ममता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ममता फूट फूट करके रोने लगती है जब उसने ये सुना कि उसके जो सास ससुर हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद में ममता अपने पति को अपनी गाड़ी में बिठाती है और उनसे कहती है कि चलिए आप अब ये काम नहीं करेंगे। तो जो रोहित था वो कार में बैठता है। कार में बैठने के बाद में जो ममता थी वो अपने पति को अपने घर लेकर के जाती है, उसके लिए कपड़े लाती है, उसे खाना खिलाती है और खाना पीना जब खा लेता है तो उससे बातचीत करती है। हाँ, ममता उससे पूछती है कि आपने दूसरी शादी की है कि नहीं की है, कि अकेले ही जी रहे हो अपनी ज़िंदगी को। तो रोहित बोलता है कि मैंने अपनी दूसरी शादी नहीं की है, मैं अभी भी अकेला ही रह रहा हूँ। तो ममता कहती है कि आप आपका क्या इरादा है, क्या आप इस शराब को जारी रखेंगे पीना या छोड़ देंगे। तो कहता है कि मैं इस शराब के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, मैं इस शराब को पीना पिछले 2 महीनों से छोड़ चुका हूँ और आगे भी नहीं पीऊँगा, मैंने ऐसी शपथ ली है। तो कहती है ममता कि बहुत अच्छी बात है जो आपने शराब नहीं पी है, न पीने की सौगंध खाई है। मैं चाहती हूँ कि आप कभी जीवन में शराब न पिएं और मैं आपसे एक बात भी और कहना चाहती हूँ। तो पटवारी साहिबा की बातों को सुनने के बाद में रोहित कहता है कि कहिए क्या बात कहनी है। कहती है कि देखिए, हमारा जो तलाक हुआ था वो जाने अनजाने में हुआ था, जैसे आपने मुझे बताया कि अपने माता पिता के कहने के बाद में उन पेपर्स पर साइन किए थे। ये हमसे जाने अनजाने में हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे अब दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाएं, हम दोबारा से पति पत्नी बनकर के रहना चाहते हैं। अब ये बात सुनने के बाद में रोहित की आंखें फटी की फटी, मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर क्यों, मेरी तो कुछ हैसियत ही नहीं है, अब तुम्हारे सामने मैं एक मामूली सा मजदूर हूँ और एक तुम पटवारी हो इस तहसील की, मैं कैसे शादी करूँगा तुमसे। तो कहती है कि देखिए, मैं आपसे पहले प्यार करती थी और आज भी आपसे प्यार करती हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि आज मैं एक ऊंचे ओहदे पर हूँ, मैं पटवारी हूँ तो मैं आपको छोड़ दूंगी, अपने प्यार को भूल जाऊंगी। ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। आप मुझे बताइए कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे अपनी धर्म पत्नी दोबारा से बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। दोस्तों, जो रोहित था वो भी अपनी पत्नी से प्रेम करता था, तो वो हाँ कर देता है, कह देता है कि ठीक है, जब तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी और मैं तुम्हारा पति बनने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इसके बाद में दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और मंदिर में जाकर के अपनी दोबारा से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं।